देश में चुनाव है लेकिन युद्ध क्षेत्र में तनाव है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं देश से लेकर विदेश तक की तमाम बड़ी खबरें। पहली खबर रूस और नेटो के बीच तनाव पर। रूस बेलारूस की संयुक्त परमाणु धमकी ने दुनिया को सख्ते में डाल दिया। पुतिन का परमाणु प्लान क्या है ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे मध्य पूर्व में कैसे महायुद्ध के हालात बन गए हैं। अमेरिका ने भी अपने युद्धक विमान को मध्य पूर्व में भेज दिया है। तीसरी खबर चीन और उत्तर कोरिया सैन्य गठजोड़ से जुड़ी हुई है, कैसे इस गठजोड़ के सबूत अमेरिका के हाथ लग गए हैं। पूरी डिटेल इस खबर के आपके सामने होगी। और देश में दूसरे चरण के मतदान की दोपहर 2 बजे तक क्या है रिपोर्ट, ये तस्वीर भी आपके सामने होगी। लेकिन लाउड एंड क्लियर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेलारूस पोलैंड के बीच परमाणु तनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पोलैंड सीमा पर बेलारूस की सेना की तैनाती को लेकर अब जिस तरीके के हालात हैं उसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की इस बीच चेतावनी सामने आई है। पश्चिम रूस के बीच गतिरोध से परमाणु सर्वनाश तय है, ये बड़ी बात कही गई है। बेलारूस पर अगर हमला हुआ तो परमाणु हमले से जवाब देंगे, ये लुकाशेंको ने साफ कर दिया। रूस के मित्र देश बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की ये चेतावनी बहुत घातक है। रूस और नेटो के बीच तनाव चरम पर है। नेटो की सेनाएं रूस की सीमाओं पर युद्धाभ्यास कर रही है। ऐसे में रूस को ये लगता है कि उसकी लगातार घेराबंदी की जा रही है। पोलैंड नई जंग का एपिसेंटर बनता जा रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पोलैंड में नेटो सेनाएं तैनात हो सकती है। पोलैंड का पड़ोसी है बेलारूस। पुतिन बेलारूस के जरिए पोलैंड पर दबाव डाल रहे हैं। बेलारूसी सेना की पोलैंड बॉर्डर पर तैनाती युद्ध का नया मोर्चा खोलने की मुनादी करती नजर आ रही है। पुतिन का एक्शन और लुकाशेंको का बयान इस बात की तस्दीक करता है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड में जंग का नया मैदान खुल सकता है, और जब ऐसा हुआ तो स्थिति महायुद्ध की बन सकती है। ये साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन युद्ध सीमित नहीं रहने वाला है। यूक्रेन के बाद लगी आग पूरे यूरोप को महायुद्ध की चपेट में ले सकती है। लुकाशेंको का परमाणु सर्वनाश वाला बयान इस बात की गवाही दे रहा है। यूरोप में महायुद्ध की चिंगारी भड़क रही है। बेलारूस को रूस का खुला समर्थन स्थिति को और ज्यादा विध्वंसक बनाता है। पोलैंड के आगे करके नेटो ने अगर रूस या बेलारूस पर हमले किए तो फिर पुतिन के हाथ पे परमाणु हमला करने का विकल्प होगा। पुतिन पहले ही कई बार नेटो को खुली चेतावनी दे चुके हैं, और इस बार ये लगता है कि पुतिन की ये चेतावनी धरातल पर उतर भी सकती है। तो इस बीच बता दें, नेटो सेना की तैनाती की खबरों के बाद बेलारूस की सेना पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मौजूदा स्थिति क्या है ये भी आपके लिए जानना समझना जरूरी हो जाता है। तो किस तरीके से टकराव की स्थिति बनी हुई है और दुनिया भर में इस वक्त परमाणु टेंशन है, इसे समझिए। बेलारूस के सीमाई इलाके में विस्फोटक तैनात है, जिसकी वजह से बहुत बुरे हालात हैं। विटेबस्क में दरअसल सेना तैनात हो गई है। 3 घंटे में बेलारूस युद्ध के लिए तैयार हो सकता है, जिस तरीके की अभी मौजूदा हालात हैं। विटेबस्क में पोलैंड की दूरी चंद किलोमीटर की है, ऐसे में हमला करना आसान हो जाएगा और हालात भयावह। आदेश मिलने पर पोलैंड पर कभी भी हमला किया जा सकता है। जानकारी है कि युद्धाभ्यास की वजह से नेटो की सेनाओं का जमावड़ा इस इलाके में देखा जा रहा है। रूस के पड़ोसी पोलैंड लिथुआनिया में नेटो सेनाओं का युद्धाभ्यास, जिससे दुनिया भर की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है कि अब आखिरकार होने क्या वाला है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूसी विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव का बड़ा बयान सामने आया है। पोलैंड में नेटो ठिकानों पर हमले की धमकी, परमाणु ठिकाने को पहले निशाना बनाने की धमकी। तो ये एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। रूसी विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है, जहां पोलैंड में नेटो ठिकानों पर हमले की धमकी को लेकर बड़ी बात कही गई है। परमाणु ठिकानों को पहले निशाना बनाने की धमकी। आइए अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि युद्ध की स्थिति में रूस कैसे नेटो पर शिकंजा कसने की रणनीति बना सकता है और कैसे ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है, बदल सकता है। तो रूस नेटो तनाव परमाणु युद्ध में बदलेगा क्या, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए मौजूदा हालात जो है उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आपको रूस नजर आ रहा है, यहाँ बेलारूस जो कि रूस का ही सहयोगी देश है, यहाँ यूक्रेन जिससे रूस और यूक्रेन में पहले से ही युद्ध छिड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप पोलैंड देख रहे हैं जहाँ पर मनीष मैं चाहूंगी हमें ज्वाइन कर ले, मेरे सहयोगी मनीष भी इस बुलेटिन में हमारे साथ है। मनीष देखिए इस नक्शे के जरिए हम बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में तनाव कैसे बढ़ सकते हैं। जो अभी हालिया मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं
खासतौर पे एक तरफ नाटो की यहाँ पर वॉर ड्रिल और दूसरी तरफ बेलारूस में तैनाती, ये किस ओर इशारा करती है अगर इस नक्शे को हम समझे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर बीते 2 साल में किसी एक देश ने रूस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया तो वो बेलारूस था। और प्रेसिडेंट लुकाशेंको हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जब भी जैसी भी जरूरत पड़ेगी बेलारूस रूस की मदद करेगा। अब सवाल यह है कि अगर रूस और नाटो के बीच जंग होती है तो वैसी स्थिति में बेलारूस की महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसका बॉर्डर पोलैंड के साथ मिलता है, उसका बॉर्डर जो दूसरे ईस्ट यूरोपियन कंट्री है उसके साथ मिलता है, और इन सब से अलग ये जो कैलिनिनग्राद का हिस्सा है ये रूस का है। अब आप देखिए रूस यहां पर है लेकिन कैलिनिनग्राद यहां पर है, तो इसको बचाने के लिए पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार रखे हैं, यहां पर भी न्यूक्लियर सबमरीन है, और इसी वजह से आशंका इस बात की है कि पोलैंड में जिस तरह की हलचल हो रही है इस सीमा पर, ये जो सीमा है ये सीमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 का एक कोई ट्रिगर है तो वो यहां पर भी है। बहुत बड़ी बात इनकी तरफ से बताई जा रही है, तो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर है यहां पर, ये समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब हालात किस तरीके के बन रहे हैं, युद्ध की स्थिति में रूसी योजना तैयार भी है मनीष, जैसा कि बता रहे हैं, इसलिए तो तनाव बढ़ा हुआ है। पोलैंड में नाटो बेस पर हमले संभव बताए जा रहे हैं, अगर तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है तो नाटो को पोलैंड में ही रोकने की कोशिश के तहत ये हमले किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये कि टैक्टिकल परमाणु बमों का भी इस्तेमाल संभव बताया जा रहा है मनीष, जिससे हालात और ज्यादा आने वाले दिनों में भयावह हो सकते हैं। अगर परमाणु संयंत्रों पर हमले किए जाते हैं तो किस तरीके के हालात होंगे उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, तस्वीर जिसकी आज चर्चा करनी जरूरी है, वो है एक ऐसी तस्वीर जिसका खुलासा हुआ है अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सनसनीखेज ऐलान, मिडिल ईस्ट में F-16 जंगी बेड़ा तैनात है यूएस सेंट्रल कमांड। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती की जानकारी सामने आई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने F-16 को की 2 तस्वीरें जारी कर इसका ऐलान भी किया है। तो ये देखिए एक और तस्वीर जिसने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है। मिडिल ईस्ट में F-16 जंगी बेड़ा तैनात है, यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इसकी जानकारी साझा की गई है, तस्वीरें जारी की गई है यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से, जिसमें F-16 की तस्वीर जारी कर ऐलान किया गया है कि इनकी एक तरीके से तैनाती गुप्त ठिकानों पर कर दी गई है। तो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष, इसके क्या मायने होते हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो 2 तस्वीर है ये किसी और ने नहीं बल्कि यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। वो यूएस सेंट्रल कमांड जिसकी जिम्मेदारी है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और इन दोनों तस्वीरों के जरिए यूएस सेंट्रल कमांड ने यह कहा है कि उनका F-16S, जिसे F-16 फॉल्कन भी कहा जाता है, उसका बेड़ा 24 अप्रैल को एक गुप्त ठिकाने पर पहुंच गया है। कहा यह जा रहा है कि यह गुप्त ठिकाना कौन सा हो सकता है। इसके कयास ये हैं कि या तो ये सऊदी अरब में जो अमेरिकी बेस है वो हो सकता है या जॉर्डन में हो सकता है। और क्या इसकी भूमिका है, इसकी भूमिका सीधे सीधे ईरान से जोड़कर देखी जा रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, ईरान इजराइल में जिस तरीके की इस वक्त मौजूदा हालात है उसको लेकर ये पोजिशनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच बड़ी खबर, ईरान और इजराइल जंग के बीच आखिर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया? अब तक जिस अमेरिका ने चुप्पी साधी हुई थी उसने अचानक किस प्लान के तहत ये कदम उठाया है, ये तमाम सवाल मुबाए सामने खड़े हैं। हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट में जिस कदर तनाव बढ़ा है उस बीच अमेरिका का ऐसा कदम यकीनन दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला है। आप स्क्रीन पर 2 मैप और F-16 फॉल्कन फाइटर जेट्स की तस्वीर अब आपके सामने हम रखेंगे, जिन्हें आप देखिए। ये जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी की गई है। बता दें आपको, मध्य पूर्व में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन को चलाने की जिम्मेदारी सेंट्रल कमांड की ही है, जिसकी तरफ से ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जारी की गई है जो स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। तो F-16 की ये जो तैनाती है उसको लेकर अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अब अमेरिका का अगला कदम क्या होने वाला है। अब इसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, पूरी जानकारी आपके सामने, जहां पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में खुफिया जगह चुनी और वहां पर F-16 का एक बेड़ा भेज दिया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वैसे तो अमेरिका सेंट्रल कमांड या अलग अलग अमेरिकी बेस पर पहले से ही बहुत से फाइटर जेट की मौजूदगी है, लेकिन गुप्त ठिकाने पर इनके पहुंचने के ऐलान से मिडिल ईस्ट में जंगी बिसात की आशंका बढ़ गई है। इस तैनाती को लेकर कहा जा रहा है कि ये ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। तो यूएस का जो सीक्रेट प्लान है वो TV9 पर आपके सामने हम रख रहे हैं, इसका सनसनीखेज खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इधर F-16 बेड़े की तैनाती में सऊदी जॉर्डन के सहयोग को लेकर खबर सामने आ रही है। TV9 सूत्रों के हवाले से
बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी ने यूएस से लिया है सुरक्षा भरोसा। तो ये बड़ी डिटेल सामने आ रही है। एक तरफ F-16 की गुप्त तैनाती मिडल ईस्ट में हुई है और बड़ी खबर F-16 बेड़े की तैनाती में सऊदी और जॉर्डन के सहयोग को लेकर भी सामने आ रही है। TV9 सूत्रों के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी ने यूएस से सुरक्षा का भरोसा लिया। तो मध्य पूर्व में F-16 की तैनाती के मायने क्या है, ये समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। फिर रुख करेंगे अपने सहयोगी का भी इसको और डिटेल से तफसील से समझने के लिए। देखिए, इजराइल ईरान तनाव से मध्य पूर्व के हालात विस्फोटक हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के हालात, यहाँ अमेरिका इजराइल को बैकफुट पर रहने की नसीहत लगातार दे रहा है, लेकिन ईरान लगातार आक्रामक है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी सिरदर्द बना हुआ है तमाम बड़े देशों के लिए। ऐसे में अमेरिका को महायुद्ध का अंदेशा सता रहा है, इसलिए F-16 की तैनाती को माना जा रहा है कि ये इसके पीछे की मंशा हो सकती है, सोच हो सकती है। सऊदी अरब अमेरिका का बड़ा सहयोगी है, युद्ध की स्थिति में खासा अहम साबित भी हो सकता है। ऐसे में जॉर्डन से इजराइल के संबंध बेहतर है। पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि ईरानी हमलों को नाकाम करने में जॉर्डन की अहम भूमिका भी थी। रणनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो सऊदी अरब जॉर्डन की पोजीशन बेहद अहम मानी जाती है। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है ईरान के खिलाफ F-16 बेड़े की तैनाती को लेकर। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाने वाला खुलासा हुआ है। यूएस ने ईरान के खिलाफ तैनात किए हैं फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट में गुप्त ठिकाने पर तैनाती को लेकर यह बड़ी खबर आपके सामने, जहां टेंशन आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ये फाइटर जेट तैनात किए हैं। तो ये गुप्त ठिकानों की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर F-16 की तैनाती साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसे ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-16 की खासियत क्या है और कैसे मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति में यह फाइटर जेट अहम भूमिका निभा सकता है। जानकारी आपके सामने, किस तरीके से घातक ब्रह्मास्त्र है। अब इसकी स्पीड की बात सबसे पहले कर ले तो 2414 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। रेंज इसकी 4220 किलोमीटर की है। हथियार 6 तरह की मिसाइलों से ये लैस है। मिसाइल टाइप की अगर बात करें तो हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है। रडार की अगर बात करें तो 84 किलोमीटर के दायरे में 20 लक्ष्यों की पहचान, 20 टारगेट की पहचान करने में समर्थ। और इसके अलावा वेपन हार्ड पॉइंट 10। पेलोड की बात करें तो 7000 किलो ऊंचाई पर उड़ान, ये 15235 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। खास बात, खराब मौसम में भी उड़ान भरने में ये सक्षम है। तो मध्य पूर्व में F-16 किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकता है, इसको भी आप जल्दी से समझ लीजिए। इसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें आपको, कुछ ही मिनटों में ऑपरेशनल हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब जॉर्डन सीमा से ईरान में फिर से हमला किया जा सकता है। नीचे उड़ान भरकर दुश्मन को यह चकमा भी दे सकता है। इसके अलावा ईरानी ठिकानों को टारगेट करना इसकी वजह से आसान हो सकेगा। मध्य पूर्व में F-16 को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना भी आसान बताया जा रहा है। मनीष, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है F-16 की गुप्त ठिकानों में जो तैनाती को लेकर खबर सामने आई है वो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि F-16 दरअसल अमेरिकी ताकत का पूरी दुनिया में प्रतीक रहा है। वैसे तो अमेरिका के पास F-22, F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के भी लड़ाकू जेट हैं, लेकिन F-16 की तैनाती यहां पर, और वो भी मेरी खबर यह है कि इटली के जो एयरबेस है एवियानो एयरबेस, वहां से इसका बेड़ा इस गुप्त लोकेशन पर लाया गया। उसके पीछे का पर्पस क्या है? क्योंकि 14 अप्रैल वो तारीख है जब ईरान ने इजराइल पर 350 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया और उसके बाद हालात बदल गए हैं। उसके बाद हमेशा अंदेशा होती है कि एक ट्रिगर से यहां महायुद्ध छिड़ जाएगा और तब अमेरिका को बहुत सारी ताकत यहां चाहिए। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की जो ताकत है वो तो 14 अप्रैल को दिखा दिया, लेकिन हमलावर अमेरिका कैसा होगा ये F-16 से पता चलेगा। और इसीलिए F-16 की तैनाती उस जगह पर रखी गई है जहां से ईरान पर हमला करना बहुत मुफीद होगा, बहुत सटीक होगा। और उस लोकेशन को अमेरिका ने नहीं बताया, केवल यह बताया कि उस लोकेशन तक F-16 पहुंच गया है। और यह बताने के पीछे अमेरिका का पर्पस था कि ईरान सावधान हो जाए, F-16 का बेड़ा तैयार है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान का अगला क्या कदम होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि ये तस्वीरें अब दुनिया भर के सामने। मनीष, बिल्कुल, देखिए, ईरान के सामने चुनौती है, लेकिन फिर वही बात है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान को रूस से, चीन से और उत्तर कोरिया से मदद मिल रही है, वैसी स्थिति में इन चारों ने मिलकर मध्य पूर्व के जो बैलेंस ऑफ पावर है
उसको बिगाड़ दिया है। तो अमेरिका के लिए चुनौती यही है, क्योंकि ईरान के पास आज की तारीख में परमाणु क्षमता लगभग हासिल हो चुकी है। मिसाइल उसके पास कितने सारे हैं ये तो 14 अप्रैल को उन्होंने दिखाई दिया है। और देखा जाए तो रूस और चीन के तौर पर उसके पास सुपर पावर की शक्ति भी है, तो ईरान भी कहीं कम नहीं दिख रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, ईरान भी कहीं कम नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस पूरे इलाके में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी एक और खबर आपके सामने रख रहे हैं। 3 फ्रंट पर छिड़े युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सैटेलाइट तस्वीर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी पोर्ट पर हथियारों से भरा जहाज, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी जहाज पर नॉर्थ कोरिया के हथियार, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, सैटेलाइट इमेजेस, जिसने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है दुनिया भर के कई देशों की, क्योंकि 3 फ्रंट पर पहले ही हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ये सैटेलाइट इमेजेस है जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि ये चीनी पोर्ट है, जहां पर हथियारों से भरा हुआ जहाज नजर आ रहा है। ये रूसी जहाज है जिस पर नॉर्थ कोरिया के हथियार होने की बात सामने आई है। मनीष, ये तस्वीरें सबसे पहले हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि पहले ही दुनिया भर में जिस तरीके के हालात हैं, उस बीच इस तरीके की तस्वीरें सामने आने, जहां पर चीन का ये झाउसान पोर्ट, जिस पर रूसी जहाज नॉर्थ कोरिया के हथियारों के साथ। बिल्कुल, देखिए इस सैटेलाइट इमेज ने दरअसल अमेरिका की और उनके सहयोगी देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि आप देखिए हथियार किसके, किम जोंग उन के, नॉर्थ कोरिया से हथियार आ रहे हैं। किसके जरिए आ रहे थे? रूसी जहाज के जरिए। और ये जो रूसी जहाज आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा मिलिट्री शिप जो हथियारों से भरकर नॉर्थ कोरिया से ढेर सारे हथियार लेकर लौट रहा है, और वो चीन के पोर्ट पर है। तो यानी 3 देश तो आप देख ही रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन। अब सवाल यह है कि ये हथियार जा कहां रहे हैं, क्योंकि अगर ये रूस जा रहे हैं तो खुद नाटो का ये कहना है कि रूस के पास अभी इतने हथियार हैं कि उसे यूक्रेन में केवल युद्ध की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि रूस को पता है कि नाटो से लड़ना है, इसलिए ये हथियार उससे काम आएगा, या फिर रूसी जहाज में भरकर ये हथियार ईरान तक पहुंचेंगे, क्योंकि ईरान को हथियार की जरूरत है। ईरान को मध्य पूर्व में हथियार मिलेंगे तो एक तस्वीर हमने F-16 की दिखाई, दूसरी तस्वीर ये दिखाई, और दोनों एक दूसरे के पक्ष को। इसलिए मैं कहता हूं कि ईरान भी कम नहीं है, क्योंकि ईरान के पीछे मदद देने के लिए रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, और उसकी सबसे बड़ी गवाही ये दोनों तस्वीर है। पहली तस्वीर जहां अमेरिका अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, दूसरी तस्वीर जहां रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान का वो गठबंधन है जिसने अमेरिका और सहयोगी देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि ये भी संभव है कि ये हथियार ईरान को दिए जाए, तो मतलब मिडिल ईस्ट में जो हालात है वो और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी पोर्ट पर हथियारों से अमेरिका में हड़कंप भी मचा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के हथियारों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जो सैटेलाइट इमेजेस इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे, सैटेलाइट तस्वीर के बाद अब एक्शन में अमेरिका नजर आ रहा है। अमेरिका ने चीन से इसकी पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी मांगी है। तो ये तस्वीरें सामने आई जहां पर चीन के पोर्ट पर रूसी जहाज नजर आया, नॉर्थ कोरिया के वेपन्स इसमें होने का दावा किया गया है। अब इस पर अमेरिका ने जवाब मांगा है। तो पुतिन का जहाज, किम के हथियार, इसको लेकर एक एक डिटेल आपके सामने। बाइडेन का एक्शन क्या है, देखिए हथियारों पर चीन, यहां पर साफ तौर पर चीन से जानकारी मांगी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री की अगर बात करें तो इस वक्त वो चीन में ही मौजूद है। विदेश मंत्री रूसी जहाज का मुद्दा भी इस दौरान उठा सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इस पूरे मसले को लेकर जो बाइडेन का एक्शन है वो आपके सामने हमने रखा है। इसमें जरूरी बात क्या है ये भी जरा समझ लीजिए। उत्तर कोरिया, चीन, रूस, ईरान की दोस्ती से अमेरिका इस वक्त टेंशन में है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस दोस्ती पर पहले ही चिंता जता चुके हैं। अमेरिका को डर है इजरायल से जंग में रूस ईरान के लिए मददगार साबित हो सकता है, उसकी मदद कर सकता है। किम के हथियारों का यूक्रेन और ईरान युद्ध में इस्तेमाल का डर भी लगातार बना हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर यूक्रेन ने अब्राम्स टैंकों पर रणनीति को बदल दिया है। अग्रिम मोर्चों से अब्राम टैंक्स को हटा दिया गया है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले थे अब्राम्स टैंक, जिस पर अब जानकारी सामने आ रही है कि अग्रिम मोर्चों से अब्राम टैंक्स को हटा दिया गया है। यूक्रेन ने अब्राम्स टैंक पर अपनी रणनीति को बदलते हुए इन्हें अग्रिम मोर्चों से हटा दिया। तो यूक्रेन में अब्राम्स टैंक का काल, जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। रूस ने ड्रोन के जरिए अब्राम्स टैंकों को निशाने पर लिया, उनको टारगेट किया। रूस ने पहले अब्राम्स टैंकों की लोकेशन का पता लगाया, उसके बाद चुन चुनकर अब्राम्स टैंक को निशाने पर लिया, निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने 2 महीने में 5 अब्राम्स टैंक
खोए इन हमलों में। अब्राम्स की सुरक्षा के लिए अब रणनीति बना रहा है यूक्रेन। जानकारी ये कि रणनीति बनने तक अब्राम्स को अग्रिम मोर्चों से हटा लिया गया है। तो ये जानकारी आपके सामने हमने तो रखी, लेकिन ये अब्राम टैंक्स जो यूक्रेन को मुहैया कराया गया है, ये आखिरकार कितने घातक है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो जानकारी ये कि प्राइमरी वेपन 120 mm स्मूथ बोर गन से ये लैस है। सेकेंडरी वेपन इसका 12.7 mm मशीन गन है। रेंज की अगर बात करें 428 से 450 किलोमीटर है। टॉप स्पीड 45 mph है। कीमत की बात करें तो $9.61 मिलियन इसकी कीमत है। ऐसे में इसकी सुरक्षा इस वक्त यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि रशिया चुन चुनकर इन अब्राम्स टैंक को टारगेट कर रहा है। अब जानकारी ये कि ये अब्राम्स किस तरीके से गेम चेंजर है और रूस के लिए कितने घातक हैं। बता दें आपको, रूसी फ्रंटलाइन कमांड सेंटर्स को निशाना बनाना इनसे आसान रहा है। इसके अलावा सप्लाई लाइन, हथियार डिपो पर हमले में ये बेहद कारगर साबित होते रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई में सब पर भारी रहे हैं ये अब्राम्स टैंक। बता दें आपको, अब्राम्स चैलेंजर लेपर्ड टैंक की तिकड़ी घातक साबित हुई है रूस के लिए। तो ऐसे में इससे निपटना रूस के लिए बड़ी चुनौती है और इनको बचाना यूक्रेन के लिए। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाया है। रूस का BUK M1 सिस्टम तबाह हो गया है। BUK M1 की $100 मिलियन की कीमत है। हाइमार्स ने BUK M1 को निशाना बनाया। तो BUK M1 को रूस ने अवदीवका में छिपाया हुआ था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मौका मिलने पर BUK M1 से दागी जा रही थी मिसाइलें। यूक्रेनी सेना ने BUK M1 की लोकेशन का पता लगाया हाइमार्स से, जो कि अमेरिका से उसे मिली है। BUK M1 को तबाह कर दिया गया। ये जानकारी आपके सामने। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है, जिस BUK M1 को तबाह किया गया उसकी आखिरकार खासियत क्या है। तो जानकारी ये कि इसके टाइप की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। मिसाइल की स्पीड की बात करें तो 2000 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। रेंज की बात करें तो 32 से 35 किलोमीटर इसकी रेंज है। वॉरहेड 154 LBS। कीमत इसकी $100 मिलियन है। मनीष, तो जिस BUK M1 को तबाह किया गया है, खासियत तो उसकी भी बहुत सारी है, लेकिन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर इसे तबाह किया गया। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अवदीवका वो आखिरी टाउन है जिस पर रूस ने कब्जा जमाया है और जहां से यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन लगता है कि यूक्रेन लगातार वहां पर फिर से अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस की ताकत हमने देखी उस रूप में कि वो लगातार मिसाइल से, ड्रोन से हमला करता रहा, या उसके एयर स्ट्राइक होते रहे, या उसके आर्टिलरी को हमने देखा, उसके T-72 और T-80 टैंक को देखा। लेकिन रूस की सबसे बड़ी कमजोरी ये दिख रही है, जो साफ तौर पर BUK M1 पर जो हमले हैं उसको देखकर, कि रूस का डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर नहीं है। या तो रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वरना अवदीवका से लेकर क्रीमिया तक जिस तरीके से यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए हुए हाइमार सफल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं कुछ तो दिक्कत है या कुछ रणनीति में अंतर है। हमें ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भी उन देशों में से शुमार है जिसने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रखा है। अब सोचिए, अगर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हथियारों को बचाने के कारगर नहीं है, तो फिर दुनिया में इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष तो बता रहे हैं किस तरीके से युद्ध में अब भी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है एक दूसरे को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए। इसकी एक एक डिटेल आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश में हो रहे आम चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। तमाम दिग्गज मतदान कर रहे हैं। 18 तस्वीरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर में, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरीके से मतदान पूरा किया गया है और अभी भी प्रक्रिया इसकी जारी है। कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिन्होंने वोट डाला है, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें जयंत चौधरी, नवनीत राणा, महेश शर्मा, तेजस्वी सूर्या, सिद्धारमैया, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, शोभा करंदलाजे, सुकांत मजूमदार, अशोक चौहान, पप्पू यादव, गजेंद्र शेखावत, अशोक गहलोत, रविंद्र सिंह भाटी, अश्विनी चौबे, एस सोमनाथ, राहुल द्रविड़ और किच्चा सुदीप को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल भी किया। तो दूसरे चरण की वोटिंग फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि TV9 की टीम देश भर के मतदान केंद्रों पर मौजूद है। TV9 भारत फर्स्ट नोएडा में बीजेपी के उम्मीदवार महेश शर्मा, जोधपुर में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत, तेजस्वी सूर्या और अनिल एंटनी से बात भी की। सभी ने वोटिंग के बाद क्या कुछ दावे किए, जरा सुनिए। मोदी जी के प्रति लोगों में जो विश्वास जागा है, ऐसा विश्वास मैं भी लगभग 40 वर्षों से भारत की पॉलिटिक्स में थोड़ा ध्यान रख रहा हूं,
तो मैं समझता हूँ इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, इतनी एक्सेप्टेंस किसी प्रधानमंत्री के लिए होना, ये देश के लिए भी अच्छा है और किसी प्रधानमंत्री के लिए भी मैं गर्व और गौरव की बात है कि देश के लोग उन्हें एक अभिभावक के रूप में प्यार करते हैं, एक मेंटर के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्हें आज लोगों को विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो देश। पहले हम उन विश्व की बड़ी ताकतों से आंख झुकाकर बात करते थे, आज हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। स्वाभाविक रूप में चुनाव में कंटेस्टिंग होता है, हम अपना प्रयास करते हैं, विपक्ष अपना प्रयास करते हैं, पर ठीक है, पूरे देश मोदी जी के काम देखते हैं, मोदी जी के काम को देखा है पिछले 10 साल, जिस प्रकार से देश चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पीपल आर हियर टू वोट फॉर परफॉर्मेंस। देखिए, व्यक्ति जब मेहनत करता है, अपने नेतृत्व पर विश्वास होता है, अपनी नीति पर विश्वास होता है, दुनिया में महाशक्ति बनने की दिशा में तेज गति से बढ़ने वाला देश है। जब पूरी दुनिया इस भरोसे के साथ में देखती है तब मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है और हम विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं और विजयी भी होते हैं। हमको बहुत विश्वास है कि इस बार हम ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करने का चुनाव नहीं है, ये एक राष्ट्रीय चुनाव है और इस चुनाव में हम अगले 5 साल में भारत का सरकार कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हम इस चुनाव में ले रहे हैं और हमको बहुत विश्वास है कि इस चुनाव में हमको हमारा गठबंधन को ये नेशनल स्टेज में 400 से ज़्यादा सीट्स मिलेंगे, हमारे पार्टी को 370 से आगे सीट्स मिलेंगे। और सेंट्रल बेंगलुरु में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की भीड़ दिखी। टीवी9 भारतवर्ष की संवाददाता सुरभि शर्मा ने बूथ पर पहुंचे लोगों से खास बातचीत की। बेंगलुरु सेंट्रल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर इस वक्त जो मेरे साथ हैं उसमें कोई पंजाब से है, तो कोई दिल्ली से और कोई बिहार से है, लेकिन ये साउथ के वोटर्स हैं। क्या सोच के इस बार आप वोट कर रहे हैं? भाई अच्छी गवर्नमेंट आनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है अच्छी आए, और मोदी साहब को पर्सनली आई नो हिम वेरी वेल, राइट फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स। मुद्दों पर वोट कर रहे हैं या चेहरा देखकर? चेहरा देखकर। चेहरा देखकर। आपने क्या सोचकर, आप यंगस्टर्स हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? क्योंकि अब तो आप लोग प्रोफेशनली साउथ के साथ जुड़े हुए हैं ना। नहीं, whoever gives more job and whoever is good for country, वो हम देख रहे हैं। हम सेंटर सोच के वोट कर रहे हैं, ना कि स्टेट। अभी स्टेट के इलेक्शन में स्टेट की तरह और सेंटर के इलेक्शन में क्या सोच के वोट किया? डेवलपमेंट। करेक्ट। आपने क्या सोच के वोट किया? हम जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट करेंगे हम। क्या कह रहे थे डेवलपमेंट के साथ? यही कि यहाँ पे काफ़ी तकलीफें हैं, अभी पानी की दिक्कत हो रही है, होपफुली जल्दी रिजॉल्व होंगी सब दिक्कतें, तो बस डेवलपमेंट के लिए होपिंग फॉर डेवलपमेंट। आपने वोट किया? डेवलपमेंट। आप यहीं की हैं, यहीं से साउथ से ही है? साउथ। अच्छा, बैंगलोर से ही है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने टीवी9 के जरिए लोगों से वोट डालने की अपील की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वोट डालने के बाद टीवी9 से क्या कुछ कहा और उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया है नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने भी कहा कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा की बेटी अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इलेक्शन होता है जी, इसलिए कौन किसका मुकाबला ये और कैसा मुकाबला ये कोई कह नहीं सकता। ये एक तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे ईश्वर रूपी जनता के हाथ में है, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं कर सकते। मुझे लगता है मैं मेरे देश के प्रति जो डेडिकेशन है मेरा, मेरे क्षेत्र के प्रति जो डेडिकेशन है, मैं उसके लिए काम करती हूँ, क्योंकि इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी को चुनने का ये मतदान है और देश में फिर एक बार मोदी जी ही आने वाले हैं, ये उसी के लिए मतदान है। तो मुझे लगता है ये मतदान उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड से हम मैदान में लड़े और आज उसके लिए मतदान है। जब देश की हित की बात होती है तो सभी को पता है कमल ही ये सिंबल है जो देश के हित में काम करेगा और उसको उसके साथ रहना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन, ये पूरा लोकतंत्र का फेस्टिवल है। इस पे पूरा जितने भी जनता है उनकी जिम्मेदारी है। ये ऐसा बैठ के घर में बोल नहीं सकते हैं कि
ये ठीक नहीं है, they can't criticize, they have no right to do that unless they vote for us. See, even when I go out, something happens, then they say हमने आपको वोट दिया. You know, they demand like that in this place. I said, yeah, ठीक है, आपने किया. I immediately get things done for them. So, like उनका right है, मेरा भी right है. So my right, I am asking them that please go and utilize your right so that we can help you out in better way. बस यही कहना चाहूँगी, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज वोटिंग का दिन है. भागलपुर में तो है ही, जहाँ और भी कहीं वोटिंग हो रही है. मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट है हमारा एज एन अवेयर सिटीजन. बाहर निकलिए, वोट करिए, बिकॉज योर वोट इज प्रेशियस. यहाँ के लिए यही कहूँगी कि भागलपुर की जनता जीतेगी. पूरे देश में वोटिंग को लेकर मतदाताओं के बीच गजब का उत्साह बना हुआ है. दूल्हा और दुल्हन मंडप से सीधे वोटिंग करने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं. कटिहार में एक दुल्हन विदाई से पहले दूल्हे के साथ वोटिंग करने पहुंची. राजस्थान के उदयपुर में भी दूल्हे ने वोट डाला. राजस्थान के भीलवाड़ा में दुल्हन ने विदाई से पहले मताधिकार का प्रयोग किया. महाराष्ट्र के अमरावती में भी एक दूल्हा बारात ले जाने से पहले वोट डालने पहुंचा. और इस बीच बड़ी खबर बता दें, संदेश खाली केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई को लेकर अपडेट. टीएमसी नेता के करीबी के यहां छापेमारी की खबर. हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालिब के यहां छापे हुए. छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए. करीब 3 घंटे से छापेमारी चल रही है. विदेशी पिस्टल और अन्य हथियार भी इस दौरान जब्त किए गए. हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए. रविशंकर, इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस दिन ईडी शेख शाहजहां के घर में पहली बार रेड किया था, उस दिन जो वहाँ पे झड़प हुई थी उसका कारण ये था, उस समय शेख शाहजहां घर में मौजूद था. और ये कहा जाता है कि अगर उस दिन वहाँ पे छापेमारी हो जाती सक्सेसफुल तो बहुत सारा आर्म्स वहाँ से बरामद करते और बहुत सारा कैश पैसा वहाँ से बरामद होती. अब जिसका तलाश सीबीआई को था, जिस चाइनीज़ पिस्तौल या तो चाइनीज़ स्नाइपर के बारे में TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले सबको बताया था, आज वही सारे चीज़ उसका जो ढेर है वो मिल रहे हैं. ये अबू तलेब कौन है? हफीजुल खां के रिश्तेदार है और हफीजुल खां कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां के करीबी है और तृणमूल कांग्रेस के वहाँ के पंचायत मेंबर है. अब ये ढूंढ पाना, ये जो आर्म्स रिकवरी हुआ है, ये ढूंढ पाना ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ी एक यहाँ पे कह सकते हैं आप सक्सेस है. इसका कारण शेख शाहजहां आगे के जो केसेस में थे, अब उनमें आर्म्स केसेस भी लगेंगे, जिससे निकल पाना लगभग उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि ये सारे जो आर्म्स है ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट किया गया था बांग्लादेश थ्रू, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक कनेक्शन हो जाता है, जिसके चलते शेख शाहजहां का आगे जाके दिन और मुश्किल हो रहा है. कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वो रो रहे थे प्रिजन वैन में बैठ के. तो अब आगे क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन शेख शाहजहां के लिए दिन और मुश्किल हो रहा है. ये जो आर्म्स बरामद हुए हैं इसका तो विजुअल अभी तक नहीं मिला है, तो एग्जैक्टली क्या क्या मिला है सीबीआई ज़रूर देगी इसके बारे में डिटेल्स. लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि ये पूरा जो मामला है इसमें तृणमूल कांग्रेस का नाम आ जाने पर आने वाले चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ सकता है. कुल मिलाकर संदेश खाली का मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा भी रहा है रविशंकर दत्ता. ऐसे में इस पर सियासत ना हो ये कह पाना मुश्किल होगा. बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए. इस बीच पश्चिम बंगाल से ही अगली बड़ी खबर है, जहां मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया है. तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं. ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है. मालदा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और रोड शो किया. मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अमित शाह का कांग्रेस पर हमला. 70 साल से कांग्रेस राम मंदिर को अटका रही थी. गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया, राहुल अपने वोट बैंक से डरते हैं. तो अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार निशाना, ये कहते हुए कि 70 साल से कांग्रेस राम मंदिर को अटका रही थी.
अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी, जिनके सलाहकार ये दिग्गी राजा है, वो कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम करेंगे।